प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में जिस बिंदु पर अब हम प्रकाश डालने जा रहे हैं, वह एक महत्वपूर्ण नीति है सरकार के द्वारा, जिसको लाया जाता है समय समय पर, जिससे कि वहाँ पर चल रहे जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके विषय में समीक्षा होती है, उनके संदर्भ में रूल्स रेगुलेशंस और तमाम तरह का नियमन से संबंधित बातों का जिक्र होता है। यह पॉलिसी क्यों आवश्यक है, यह समझना इसलिए भी आवश्यक है यहाँ पर कि जैसा कि हम जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहचान एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के तौर पर थी। कृषि के क्षेत्र में भारत धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनता चला गया और आत्मनिर्भर ही नहीं बना बल्कि समूचे विश्व के लिए एक खाद्यान्न के निर्यातक के रूप में भी पहचान बनाई। इसके साथ-साथ आगे बढ़ने के लिए, विकास के दौर को आगे बढ़ाने के लिए उसके औद्योगिक क्षेत्र का बड़ा विशेष योगदान होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। तो उसकी उन्नति, प्रगति और उसकी जो ग्रोथ है, वह किसी देश की उन्नति का परिचायक होती है। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने समय-समय पर औद्योगिक नीतियों को बनाया और क्रियान्वित किया। इसी क्रम में किस तरह से अलग-अलग औद्योगिक नीतियाँ अलग-अलग कालखंडों में आई और उसने किस प्रकार परिवर्तन किए औद्योगिक देश की औद्योगिक दशा और दिशा का, उस पर प्रकाश डालेंगे और कुछ मुख्य बिंदु जो हम आज इसके तहत समझने वाले हैं, इसका क्या आशय है, ये समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसके क्या उद्देश्य है, उस पर प्रकाश डालेंगे और जो अलग-अलग औद्योगिक नीतियाँ अभी तक हुई है देश के स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक, उस पर क्रमशः अध्ययन करेंगे और अंत में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण संस्था की, जिसको हम कहते हैं नीति आयोग। किस तरह से यह संस्था देश के विकास को गति दे रही है, उस पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके आशय को समझने का प्रयास करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, औद्योगिक नीति के। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आखिर है क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आशय है उन सभी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से जो कि सरकार के द्वारा उद्योगों के नियमन, उनके विकास और नियंत्रण हेतु सतत समय-समय पर बनाई जाती रहती है। ठीक इसी तरह से इसमें पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर सभी समन्वित रूप से सम्मिलित हैं और साथ ही साथ इसमें हर तरह के जो एंटरप्राइजेस है, जिसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो सभी तरह के एंटरप्राइजेस या प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं। ठीक इसी तरह से इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये दूसरी पॉलिसीज भी विशेष योगदान देती है, जिसमें राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, जो कानूनी सुधार है, श्रम आधारित कानूनी सुधार है, साथ ही जो विदेश व्यापार नीति होती है और इससे संबंधित जो अन्य नीतियाँ होती है, वे सभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ाती है। अब यदि उद्देश्यों की बात करें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या उद्देश्य है, तो इसमें सबसे पहला है अचीविंग अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न से यह तात्पर्य है समाजवादी विकास के तौर पे अगर हम देखें, तो जब उद्योगों का विकास होता है तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। रोजगार की संभावनाएं जब बढ़ती है तो लोगों को एक एक समृद्धि का आधार मिलता है, रोजगार मिलता है, कुछ धन मिलता है और उससे उसमें समाज में समृद्धि आती है और जब समृद्धि आती है तो सभी के पास एक एक ओनरशिप होती है, जिससे कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखा जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक इसी तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात होती है। ठीक इसी तरह से आर्थिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का समय-समय पर रिवाइज होना नितांत आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा वर्ष 1976 के बाद वर्ष 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस समय की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर को मीट करने के लिए परिवर्तन आवश्यक था, अतः वह परिवर्तन किया गया। ठीक उसी प्रकार वर्ष 1991 के बाद वर्तमान में वर्ष 2023 में जो ड्राफ्ट सरकार के द्वारा लाया गया,
वह भी एक क्रांतिकारी कदम है। यद्यपि अभी ये पॉलिसी के रूप में पूर्ण रूप से नहीं आ पाया है, लेकिन अभी इसमें कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। ठीक इसी तरह से इसमें जो रीजनल डेवलपमेंट में जो डिस्पैरिटी है, जो पृथकता देखी जाती है कि हम देखते हैं कि कुछ राज्य बहुत अधिक विकसित है, कुछ राज्य कम विकसित है। तो ये जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, विकास का जो ये क्रम देखने को मिलता है, तो उसको दूर करने के लिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अलग-अलग प्रायोरिटी एरियाज का निर्धारित होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके, उस हेतु भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता है। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर किस तरह से एक समाजवाद की अवधारणा को प्राप्त कर सकता है, उस पर भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रकाश डालती है। ठीक इसी तरह से एक सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को निर्मित करने के लिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का होना आवश्यक बन जाता है। गरीबी को दूर करने के लिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक अचूक समाधान के रूप में सामने आता है। ठीक इसी तरह से जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, वह भी अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को सुनिश्चित कर सके, इस हेतु भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाती है। और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे देश का, वह भी आगे बढ़े, इस हेतु भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आवश्यक है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन हो हमारे इंडस्ट्री का, इस हेतु उसकी नितांत आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है अर्थव्यवस्था का, और प्राइवेटाइजेशन, उसको सपोर्ट करने के लिए किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम कर सकती है, यह भी एक उसके मुख्य उद्देश्यों में से एक। अब अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इवोल्यूशन को देखें, इसके विकास क्रम को देखें, तो जो चित्र आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, वर्ष 1948 में देश की आज़ादी के बाद, 1947 में देश की आज़ादी के बाद सबसे पहली औद्योगिक नीति जो आई, जिसको पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 कहा गया। इसके बाद वर्ष 1956 में, लगभग 9 से 10 वर्ष बाद, दूसरी पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वर्ष 1973 में पुनः एक पॉलिसी स्टेटमेंट लाया गया। वर्ष 1977 में इसके बाद शीघ्र ही इसको बदला गया 5 वर्ष के बाद, और इसके 3 वर्ष के ही बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट वर्ष 1980 में लाया गया। और 1980 के बाद लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991 सरकार लेकर के आई। तो इस तरह से हमने देखा वर्ष 1991 तक कुल 6 बार हमारी औद्योगिक नीति में परिवर्तन हुआ, और देश काल और परिस्थितियों की नज़ाकत को देखते हुए उसमें कई सारी नई बातों को सम्मिलित किया गया। वर्ष 1991 के बाद जो अभी विचार चल रहा है, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्रम में हम देखते हैं, उसे हम 2023 में एक ड्राफ्ट सरकार के द्वारा लाया गया, उस पर अभी कार्य चल रहा है। अब सबसे पहले वर्ष 1948 की बात करें, तो 6 अप्रैल 1948 को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई, और इसके 4 ब्रॉड एरियाज थे, जिसमें कि आइटम्स गवर्नमेंट कंट्रोल में थे, उन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ जो स्टेट के कंट्रोल में थे, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया। और प्लान्ड और रेगुलेटेड डेवलपमेंट किस तरह से हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर किस तरह से ऑपरेट करेगा, उन सब बिंदुओं को इसमें सम्मिलित किया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और किस तरह से जो महत्व के क्षेत्र है उसको अलग अलग रूप में बांटा गया, तो जैसे हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किन बातों पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो उसमें कहा गया आर्म्स एम्यूनिशन का जो उत्पादन है, जो डिफेंस से रिलेटेड आर्म्स और एम्यूनिशन है, उसको केंद्र सरकार देखेगी। इसी तरह से जो एटॉमिक एनर्जी है, जो परमाणु ऊर्जा है, वह क्षेत्र भी केंद्र सरकार के पास रहेगा। ठीक इसी तरह से जो रेलवे और रेलवे ट्रांसपोर्ट है, वह भी केंद्र सरकार देखेगी। जबकि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो कोयला, लोहा और स्टील से संबंधित क्षेत्र स्टेट गवर्नमेंट देख सकती है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस अपैरेटस, ये सब स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। ठीक इसी तरह से कुछ जो आइटम्स ऑफ इम्पोर्टेंस है, जैसे सॉल्ट, ऑटोमोबाइल है, ट्रैक्टर्स है, ये सारे आइटम्स ऑफ इम्पोर्टेंस की श्रेणी में रखे गए। और इसके अलावा जो शेष क्षेत्र है, उन सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ा गया। ठीक इसी तरह से 1956 के पॉलिसी रेजोल्यूशन की अगर बात करें, तो इसमें इंडस्ट्रीज के 3 क्लासिफिकेशन बनाए गए। पहला क्लासिफिकेशन शेड्यूल ए कहा गया, जिसमें कि टोटल 17 इंडस्ट्रीज है।
दूसरा शेड्यूल बी कहा गया जिसमें कि टोटल 12 इंडस्ट्रीज सम्मिलित हैं। तीसरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया। ठीक इसी तरह से 1973 की अगर औद्योगिक नीति के बारे में बात करें तो इसे 2 फरवरी 1973 को लाया गया, प्रेस नोट में लाया गया, और साथ ही साथ इसको एक्सटेंशन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन उसको भी इसमें एक्सटेंड किया गया, उस पर चर्चा प्रारंभ हुई। साथ ही साथ किस तरह से फ्यूचर डेवलपमेंट हो, भविष्य में इंडस्ट्रीज का विकास हो, उस पर कार्य हुआ। ठीक इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कुछ विशेष इंडस्ट्रीज है उसमें किस तरह से हो सके उस पर प्रकाश डाला गया। ठीक इसी तरह से जो स्पेशल रोल है स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव्स का, जो सहकारी तंत्र है वो इसमें सम्मिलित है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो उसको एनकरेज किया गया। वर्ष 1977 में जो अगली नीति आई, जो कि उस समय जनता पार्टी की सरकार मार्च 1977 में इसको लेकर के आई, और पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 जो कि पार्लियामेंट में 23 दिसंबर 1977 को लाया गया, जिसमें कि लिविंग कंडीशन जो थी मासेस की उसको कैसे बेहतर किया जाए, इनका उपयोग करके उसको ध्यान में रखा गया। ठीक इसी तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स पर प्रकाश डाले तो इसमें सबसे पहले बात की गई किस तरह से मोनोपोली को कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हो रही है, कुछ हाथों में ही अर्थव्यवस्था सिमटती जा रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक इसी तरह से जो उत्पादन है, वस्तुओं का उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए कार्य हो। तो इस तरह से और आईपीआर 1956 को स्लाइड डेविएशन के साथ इसमें भी रखा गया। इसका जो मेजर फोकस था कंज्यूमर ओरिएंटेड और लेबर इंटेंसिव गुड्स पर था। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों साथ में मिलकर किस तरह से बेहतर कार्य कर सकते हैं, उस पर ये एक समन्वित प्रयास किया गया। और इसमें जो मूल केंद्र बिंदु रहा वह रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण जो रोजगार कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, उस पर प्रकाश डाला गया। ठीक इसी तरह से जो ग्राम और कुटीर उद्योग है उसको किस प्रकार बढ़ावा मिले, उसकी बात यह पॉलिसी करती है, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जिस प्रकार कार्य कर सके उस पर प्रकाश डालती है। ठीक इसी तरह जो अगली पॉलिसी आई वर्ष 1980 में, वह ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कही गई, और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेबर रिलेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, इकोलॉजिकल बैलेंस और इस तरह के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्मिलित किया गया कि जो औद्योगिक सिकनेस है, जो कुछ उद्योग जो अपने परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, प्राइसिंग पॉलिसी और इन सब को लेकर के जो कुछ समस्याएं और चुनौतियां थी उनको दूर करने का इसमें प्रयास किया गया। ठीक इसी तरह से कुछ मेजर्स लिए गए जिसमें कि रीजनल इम्बैलेंसेस को ठीक किया जा सके, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण हो सके, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, प्राइवेट सेक्टर का लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करे, ठीक इसी तरह से उनकी जो सिकनेस है वो दूर हो सके। अब वर्ष 1991 की जो पॉलिसी थी वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्रांतिकारी परिवर्तन था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दौर में। इसमें एक जो हमने हमारे देश ने जिसको देखा वह बजट और फिस्कल डेफिसिट और उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्रिटिकल स्थिति में जो जिसमें देश पहुंच गया था वर्ष 1991 में, तो उसको देखते हुए हम लोग लगभग वित्तीय दिवालियेपन की स्थिति में प्रवेश करने वाले थे। तो वहां पर हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था सिवाय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कुछ उधार लेने के। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमको फाइनेंशियल सहायता तो दी, वित्तीय सहायता तो दी, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो उन कंडीशंस में एक महत्वपूर्ण कंडीशन थी कि हम अपनी औद्योगिक नीति को भी उनके अनुरूप बनाएंगे। तो जुलाई 24 1991 को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कंडीशंस को जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इम्पोज की थी उनको ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति वर्ष 1991 में आई, जिसमें कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया, और केवल 18 आइटम ऐसे बचे जो जिनमें की लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा बाकी सब में लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को खत्म किया गया। ठीक इसी तरह से 51% तक की जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी उनमें लगभग 51% तक के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई।
ठीक इसी तरह से ऑटोनॉमस क्लियरेंस फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, इसमें ऑटोमेटिक क्लियरेंस वाला रूट अपनाया गया। इसी तरह से कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट के लिए ऑटोमेटिक क्लियरेंस अपनाया गया और लाइसेंसिंग से छूट दी गई, लाइसेंस राज खत्म हुआ। और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसमें उसको लेकर के सरकार पहले से और उदार हो गई। अब वर्तमान की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्राफ्ट है वर्ष 2023 का, उसके बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। ये ड्राफ्ट रिप्लेस करेगा वर्ष 1991 की पॉलिसी को। इसमें इस ड्राफ्ट को यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है वर्ष 2023 में। और अगर हम देखें तो वर्ष 1991 के बाद कई आर्थिक उतार चढ़ाव से पूरा विश्व गुजरा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, चाहे यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में आया वर्ष 2008 का सब प्राइम क्राइसिस हो या उसके बाद की आर्थिक मंदी का दौर हो, इसमें भारत भी प्रभावित रहा हो ऐसा नहीं है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियां जो देश ने और विश्व ने देखी, तो उसमें जो परिवर्तन हुए उनको ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया गया कि अब पॉलिसी को बदलना चाहिए। और वर्तमान जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्री 4.0, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है, तो उसको किस प्रकार इसमें समाहित किया जा सके, उन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार खोजा जा सके, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में यह इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्राफ्ट लाया गया। अब इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक गतिविधियां है उनकी गति को तीव्रतम करना, और साथ ही साथ एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जिससे इंडस्ट्रीज में रेजिलियंस पहले से और बेहतर हो सके। अब इसके मेजर फोकस एरियाज की अगर बात करें इस ड्राफ्ट के, तो पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पर ये मुख्य बल देता है और टैरिफ पर ये प्रकाश डालता है। ठीक इसी तरह से अगर इसके एक्सपेक्टेशंस की बात करें कि एक्सपर्ट्स इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वे कहते हैं कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। हर एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग नीतियां और अलग अलग स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ एमएसएमईज के लिए विशेष प्रोविजन होने चाहिए जिससे कि उनकी माली स्थिति को बेहतर किया जा सके और उनको समय के अनुसार बदलती प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक इसी तरह से इंक्लूसिव सेक्टोरल डेवलपमेंट, सारे सेक्टर्स का यथाशक्ति विकास हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। वर्तमान में हम पाते हैं कि सर्विस सेक्टर एक तरह से डोमिनेट करता जा रहा है, आर्थिक विकास की गति में उसका योगदान अधिक है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर की तुलना में। तो ये लॉपसाइडेड की बजाय इंक्लूसिव सेक्टोरल डेवलपमेंट पर प्रकाश डालता है और साथ ही साथ बात करता है कि इससे रोजगार के अवसर किस तरह से और बेहतर किए जा सकते हैं। अब हम परिचय प्राप्त करेंगे एक महत्वपूर्ण संस्था का जिसका नाम है नीति आयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने पिछली जो पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने वाली योजना आयोग थे उसको बदलकर नीति आयोग बना दिया है। तो क्या यह केवल नाम का परिवर्तन है या इसमें कुछ और भी बदला है, इस पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। जो आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जो देश की आर्थिक प्रगति का आधार बनने के लिए पिछले 10 वर्षों से 9 वर्षों से सतत कार्यरत है। तो इसमें हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि नीति आयोग क्या है और इसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई वर्तमान सरकार के द्वारा। अगर इसके नाम को देखें तो नीति का अर्थ संस्कृत में होता है मूल रूप से एक मोरालिटी, बिहेवियर या गाइडेंस। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक एक्रोनिमिकल वर्ड है मूल रूप से। तो ये एक पॉलिसी है जो कि जिसको हम फॉलो करेंगे और किस लिए करेंगे, तो उसके नाम से इस बात का प्राकट्य होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देश के सकारात्मक प्रत्यावर्तन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान। तो ये एक संस्थान है जिसने योजना आयोग को रिप्लेस किया और ये एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि देश के आर्थिक विकास को गति देता है
और साथ ही साथ जो हम बात करते हैं कि इसमें दो मुख्य रूप से दो हब है जो कार्य करते हैं। पहला है टीम इंडिया और दूसरा है द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो जो टीम इंडिया है वो सभी भारतीय राज्यों के साथ केंद्र किस प्रकार मिलकर के कार्य करेगा, जिसको कि हम कहते हैं हमारा जो रिलेशन है स्टेट और सेंटर का, जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दर्शाता है टीम इंडिया। और जो दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, सो इंस्टीट्यूशन का जो थिंक टैंक कैपेबिलिटी है उसको नॉलेज एंड इनोवेशन हब कहा जाता है। 7 पिलर है इफेक्टिव गवर्नेंस के नीति आयोग के, अगर बात करें तो पहला है प्रो पीपल, अर्थात समाज की जो एस्पिरेशंस है, जो उसकी अपेक्षाएं है देश देश से, कि वो क्या देश से अपेक्षा रखता है, किस तरह का देश, किस तरह की अर्थव्यवस्था उन्हें चाहिए, तो उनकी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये प्रो पीपल बनकर कार्य करता है। प्रो एक्टिविटी इसका दूसरा पिलर है। तीसरा है पार्टिसिपेशन, जो जनमानस है, आम जनमानस है, जो नागरिक है देश के, उनकी सहभागिता को ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरह से एम्पावरमेंट की बात करता है, सशक्तिकरण की बात करता है। अब सशक्तिकरण के इस क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। किस तरह से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए, और उसके लिए ये पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक इसी तरह से सभी का समन्वय, सहभागिता किस प्रकार हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, भाषा, प्रांत, संप्रदाय कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हम विविधता वाले देश हैं, तो उसमें सभी को कैसे सम्मिलित करके कार्य किया जा सकता है और आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। ठीक इसी तरह से इक्वालिटी की अगर बात करें तो ये अगला पिलर है। ये सभी को समान रूप से इक्वल ट्रीटमेंट देता है, और साथ ही साथ मुख्य ध्यान इसका है यूथ पर। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पिलर है वह है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, कि गवर्नमेंट जो भी कार्य कर रही है उसमें पारदर्शिता हो, हर व्यक्ति उसको देख सके कि क्या कार्य हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है, तो सारे निर्णय ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। अब इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो नीति आयोग के कंपोजिशन में हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में जो चीफ मिनिस्टर है सभी राज्यों के, और जो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक इसी तरह से जो रीजनल काउंसिल्स होती है वो सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है वो, और उसके अलावा कुछ स्पेशल इनवाइटीज इसमें होते हैं, जिसमें कुछ एमिनेंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, और इस नॉलेज डोमेन के अनुसार प्रधानमंत्री जिनको नामित करे ऐसे लोग स्पेशल इनवाइटी के तौर पर नीति आयोग के कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं जिनको की प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। इसमें मेंबर्स होते हैं फुल टाइम मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जिनमें मैक्सिमम 4 मेंबर हो सकते हैं, वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आते हैं, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं नॉमिनेट करते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई एक होंगे। ठीक इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एक पोजीशन इसमें होती है। इनका अपॉइंटमेंट भी प्रधानमंत्री के द्वारा एक फिक्स टेन्योर के लिए किया जाता है, और इसके लिए जो महत्वपूर्ण शर्त है कि वह सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति होना चाहिए, जिसका अपॉइंटमेंट सीईओ के रूप में किया जा रहा है भारत सरकार के लिए सेक्रेटरियल लेवल पे। इसी तरह से हमने दो मुख्य बातों को इसमें समझा। पहले हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने का प्रयास किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इवोल्यूशन को समझा। इवोल्यूशन के बाद हमने वर्तमान इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्राफ्ट की समझ विकसित की, और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसको हम नीति आयोग कहते हैं वह क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, उस पर हमने प्रकाश डाला। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखने के साथ ही हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।